हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 7 है और इसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, जो ये आपकी क्लास चल रही है वो यूपी पीसीएस आरओ के लिए और यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर पर आपको याद रखना होगा कि जो आरओ का 27 जुलाई को एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके से क्विक रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसमें आपको 35 लेक्चर्स के अंतर्गत मैं आपको पूरी कंप्लीट पॉलिटी करके दूंगा और इसके कंप्लीट नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और इस लेक्चर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत और उसका राज्य क्षेत्र। भारत और उसका राज्य क्षेत्र, ये जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 1 है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाग नंबर 1, भारत और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो हम अब भाग बाई भाग यानी पार्ट बाई पार्ट चलेंगे, जो कि हम 22 के 22 पार्ट को कवर करने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। देखिए, पहला देखिए क्या दिया गया है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र में सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया वो ये दिया गया कि आपको अनुच्छेद याद करने होंगे। मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ये चारों अनुच्छेद आपको याद करने होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? एक संघ होगा। यानी राज्यों का एक क्या होगा? यूनियन होगा। राज्यों का एक संघ होगा। मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है, अगर संघ की बात कर लें, संघ की बात कर लें तो यहाँ पर बहुत प्रकार से चीजें आ जाती हैं। जैसे 3 प्रकार से लगभग आपको चीजें देखने को मिलती हैं। 3 प्रकार से कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? एक तो देखने को मिलती है फेडरल, जिसे हम संघ बोलते हैं। एक क्या बोल देखने को मिलती है? फेडरल, जिसे हम संघ बोलते हैं। और दूसरा क्या देखने को मिलता है? यूनियन। यूनियन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं दो चीजों को समझना होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। यहाँ पर जो 2 बार संघ दिया गया है इनका मतलब क्या है, इसके बारे में समझना होगा। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो यूनियन होता है, यानी जो यूनियन होता है, संघ होता है, वो कैसा होता है? वो एक प्रकार से ऐसा कंट्री या ऐसा देश होता है जहां पर उनके राज्य या उनके जो भी स्टेट होंगे वो आपस में टूट नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंडिया का ही। इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया के एग्जाम्पल में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडिया के अंतर्गत कई राज्य हैं, जैसे कि मान लेते हैं 28 राज्य हैं। सिंपल सी बस हम इतनी बात मानते हैं कि 28 राज्य हैं। अब इसमें से 28 राज्यों में से अगर 2 या 3 राज्य ये कहने लगे कि नहीं, मुझे तो अपना एक अलग संविधान चाहिए, मुझे एक अपना अलग देश बनाना है, तो यहाँ पर ये राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो क्या है? एक यूनियन है। तो इस यूनियन की वजह से तो ये राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है और ये चीज देखने को आपको मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ये बात पूछी भी जा चुकी है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर देखने को पूछी जाती है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अब हम बात ये करते हैं कि जब मैंने बात कर ली फेडरल की, या फेडरेशन हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं? फेडरेशन भी कह सकते हैं। एक चीज आपको याद रखना होगा, जब यूनियन की हमने बात कर ली, अब हम क्या है? फेडरल की बात करते हैं। अगर फेडरल ना कहें तो इसको हम फेडरेशन भी कह सकते हैं। यानी जो फेडरेशन होता है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या एग्रीमेंट को तोड़कर या कोई भी एग्रीमेंट करके अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है? जो फेडरेशन होता है संघ का पार्ट, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी राज्य है तो यानी कोई भी देश है उसके जो भी राज्य हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, मतलब आपस में एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। एक प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे और अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि यूएसएसआर, यानी जो रसिया है या यूनियन सोवियत संघ जो है वो क्या है? यूनियन सोवियत संघ रसिया जो है वो क्या है? फेडरेशन है, फेडरेशन कंट्री है। यानी ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुए? अलग अलग हुए हैं।
और एक होता है कॉन्फिडरेशन। एक क्या होता है? कॉन्फिडरेशन। तो मैंने यहाँ पर तीन चीजें समझी, एक तो फेडरेशन या फेडरल, एक यूनियन और एक कॉन्फिडरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिसंघ बोलते हैं। अब परिसंघ क्या होता है? जो आसानी से अलग हो जाएं, जो आसानी से अलग हो जाएंगे, जो राज्य वो क्या हो जाएंगे? वो परिसंघ हो जाएंगे। और जो आसानी से अलग नहीं होंगे, जो आसानी से अलग नहीं होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? संघ बोलेंगे, यानी यूनियन बोलेंगे, जो कि इंडिया है। और जो किसी एग्रीमेंट के हिसाब से या एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या एग्रीमेंट करके या एग्रीमेंट करके तोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं राज्य, वो क्या कहलाते हैं? फेडरेशन, यानी वो भी संघ ही कहलाते हैं उनको, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा फेडरेशन कहलाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी होगी। और भारत का जो भारत है और भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो कैसा है? राज्यों का संघ है, स्टेट है, यानी जो राज्यों का यूनियन है, स्टेट ऑफ यूनियन है। इंडिया क्या है? स्टेट ऑफ यूनियन, राज्यों का संघ है। ये चीज याद रखिए, अनुच्छेद 1 ये बात कहता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 देखिए क्या बात कहता है कि संसद संसद क्या कर सकती है? विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकती है। और कैसे यहाँ पर चीजें बन जाती हैं? विदेशी राज्यों को भी मिला सकती है। कैसे राज्यों को मिला सकती है? विदेशी राज्यों को मिला सकती है, विदेशी राज्यों को मिला सकती है। एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं कि 1975 में सिक्किम को मिलाया था। भारत में किसको मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1975 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। किस में मिलाया गया था? भारत में मिलाया गया था। तो ये चीज आपको फेडरेशन वगैरह समझ में आ गई होगी, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आगे देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात देखिए क्या करते हैं। अनुच्छेद 2 की मैं बात कर रहा था। किसकी बात चल रही थी? अनुच्छेद 2 की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया। एग्जाम्पल क्या बताया है? एग्जाम्पल ये बताया है कि जो भारत है, यानी भारत की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, वो क्या करेगी? पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो भारत में किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि 1975 में इंडियन पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट में क्या किया था? 1975 में एक राज्य था सिक्किम, तो सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया था। कब मिलाया था? 16 मई 1975 को मिलाया था। इसके बाद में अनुच्छेद 3 क्या कह सकता है? जिसका कोई संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, या किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन ला सकती है। वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है? परिवर्तन भी ला सकती है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दो छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकती है। बड़े राज्यों के कुछ क्षेत्र को निकालकर नया राज्य के सीमा में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, इत्यादि चीजें कर सकती है। अनुच्छेद 3 के हिसाब से कौन? संसद कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है? संसद नए राज्यों को का गठन कर सकती है। यानी यहाँ पर गठन करना है नए राज्यों का। अब नए राज्यों का गठन कैसे होगा? या तो कोई दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाएगा, या दो राज्यों से कुछ हिस्सा यहाँ से काटा कुछ हिस्सा यहाँ से काटा, तब एक राज्य बना दिया जाएगा। तो ये सब क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के हिसाब से संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भारतीय संसद अनुच्छेद 2-3 के तहत जो कार्य करेगी तकनीकी रूप से संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि अगर अनुच्छेद 2 के हिसाब से, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3,
या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के हिसाब से जो भी कार्य करेगी पार्लियामेंट, वो अमेंडमेंट में नहीं गिना जाएगा। वो किस में नहीं गिना जाएगा? अमेंडमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। या फिर यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य चल रहा हो तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद जो है इसे साधारण बहुमत से विजयी कराएगी या फिर साधारण बहुमत से इसे इस बिल को पास कराएगी। तो इसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और जिसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट के तहत या संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। और जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है, जबकि कैसे होता है? स्पेशल मेजोरिटी से होता है। और जबकि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए कार्य हैं वो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। इस वजह से क्या है, ये अमेंडमेंट नहीं काउंट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो प्रस्ताव या तो संसद में लाया जाएगा या राज्य विधानमंडल में लाया जाएगा। अब ये प्रस्ताव पारित कैसे होगा? तो पारित होगा साधारण बहुमत से, जिसे हम कहते हैं 50% प्लस 1। तो ये हो गया साधारण बहुमत। इस बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। इसके बाद में राज्य विधानमंडल की सहमति होती है, जिसका ली जाएगी लेकिन बाध्यकारी नहीं हो जाएगी, नहीं है। मतलब क्या है, जो राज्य विधानमंडल की सहमति तो ली जाएगी लेकिन क्या है, ये बाध्यकारी नहीं होगी। अब किस राज्य विधानमंडल की सहमति ली जाएगी? मान लेते हैं एक नए राज्य का गठन हो रहा है, एक राज्य ए है और इसी से एक छोटा सा हिस्सा काट करके, चलिए सपोज हम बिल्कुल रियल एग्जाम्पल में चलते हैं। रियल एग्जाम्पल में कैसे चलते हैं, हम बताते हैं नवंबर 2000 की बात। नवंबर 2000 की बात बताते हैं। तो नवंबर 2000 में एक राज्य था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड जब नाम रखा गया तो ये अनुच्छेद 3 के हिसाब से किया गया, क्योंकि इसमें क्या है, जो पुराने राज्य हैं वर्तमान में राज्य हैं उस राज्य से ही गठन किया जाता है, नए राज्य का या नाम में परिवर्तन वगैरह किया जाता है। तो जब उत्तराखंड इसका नाम रखा गया या फिर जब यूपी से 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया है, तो इसमें क्या है, संसद अपना काम करेगी, संसद बिल जो प्रस्ताव लाएगी, इसके बाद में पारित होगा साधारण बहुमत से। अब क्या है, यूपी की राज्य विधानमंडल से पूछा जाएगा क्या आप इस प्रस्ताव से सहमत है या नहीं है। तो अगर क्या है, वो सहमत हो या ना हो, सिर्फ पूछा जाएगा। सहमत हो या ना हो वो उनकी प्रॉब्लम है, बाकी संसद अपना कार्य आगे बढ़ा देगी। अगर सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं सहमत होंगे तब भी ठीक है, वो तब भी आगे कार्य बढ़ाएगी, क्योंकि राज्य विधानमंडल की जो सहमति है वो बाध्यकारी नहीं होती है। मतलब अगर राज्य विधानमंडल मना करना चाहे तो वो मना नहीं कर सकती है, तो वो बाध्यकारी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या है, राज्य विधानमंडल की केवल सहमति ही ली जाती है। इसके बाद में संशोधन देखिए कौन सा किया गया था। तो इस 5वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था के लिया गया था और नए राज्यों के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की पूर्व माना जाएगा और विचार के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के पास जाएगा। तो ये बात किसमें कही गई थी? 5वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी। 18वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दिया गया कि यदि नए राज्यों के गठन से केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होगा तो विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नया राज्य गठन होता है और इस नए राज्य के गठन से अगर कोई भी यूटी प्रभावित हो रही है, कोई भी यूटी में कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा, विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। तो देखिए, उस समय जो देसी रियासतें थी उनका भारत में किस प्रकार से विलय हुआ, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो जो देसी रियासत थी, 3 देसी रियासतों में आपको याद रखना होगा। 3 देसी रियासतों में आपको याद रखना होगा, जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, जूनागढ़। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हैदराबाद। तीसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इन देसी रियासतों में आपको याद रखना होगा, इन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर क्या देखिए चीज निकल कर आती है कि जो जूनागढ़ है वो किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाई जाती है।
किसमें मिलाई जाती है? एक तो जनमत संग्रह हो जाता है। इसके बाद में अगर हम हैदराबाद की बात करें, किसकी बात करते हैं? हैदराबाद की। तो इसका क्या होता है? जिसका सैन्य कार्यवाही द्वारा इसे चलाया जाता है, तो सैन्य कार्यवाही के द्वारा क्या किया जाता है? इसको भारत में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? भारत में विलय करवाया जाता है सैन्य कार्यवाही। और उस सैन्य कार्यवाही का जो नाम होता है वो क्या होता है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसका नाम होता है। एक्चुअली में जो ये सैनिक होते हैं वो आर्मी से होते हैं, लेकिन इसका नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया था क्योंकि वहां के लोगों को ये बताया गया था कि जो ये जितने भी आर्मी मैन या फिर जो डिफेंस सर्विस वाले हैं वो कौन है? पुलिस मैन हैं। तो पुलिस मैन बताकर उन पर ये कार्रवाई की जाती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो आर्मी वाले एक्चुअल में वो लोग होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, 5वें विलय पत्र पर राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर से इसको विलय करवा लिया जाता है। किसमें? भारत में। तो भारत में ये विलय होता है। तो ये जो विलय होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है विलय पत्र पर, यानी एग्रीमेंट के साइन से हो जाता है। एग्रीमेंट से साइन पर इसका विलय हो जाता है। चलिए आगे देखते क्या है। आगे बात होती है कि भाषाई प्रांतीय आयोग कब गठन किया गया? कौन सा आयोग है जो भाषाई प्रांतीय आयोग है? तो एक समिति बनाई गई थी, एसके धर समिति। एसके धर समिति का जो गठन होता है वो होता है जून 1948 में, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है दिसंबर 1948 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? एसके धर होते हैं। सिफारिश क्या देता है? कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा, कि जितने भी राज्यों का गठन है वो कैसे होगा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होगा। इन्होंने जो लैंग्वेज बेस पर गठन बताया था, भाषा पर आधारित गठन बताया था, उसको खारिज किया था। जबकि किसको? प्रशासनिक आधार पर गठन बताया था कि प्रशासनिक आधार पर गठन करना चाहिए। भारत के जितने भी राज्य हैं उनका जो गठन होगा वो किस आधार पर होगा? प्रशासनिक आधार पर होगा। जबकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली मना किया था कि भाषाई आधार पर गठन नहीं हो सकता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इसके बाद में जेबीपी समिति। जेबीपी समिति का गठन होता है 1949 में, लेकिन ये रिपोर्ट पेश करता है अप्रैल 1949 में। गठन कब होता है? दिसंबर 1948 में। इसके बाद में अध्यक्ष इसके होते हैं नेहरू जी, पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष होते हैं। सिफारिश देते हैं ये लोग कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। किसके हिसाब से? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो गठन होता है वो कब होता है? 1948 में होता है। यहाँ पर ये चीज आप लोग सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग सही करेंगे। 1948 में। रिपोर्ट कब पेश करता है? अप्रैल 1949 में रिपोर्ट पेश करता है। इसके बाद में इन्होंने भी क्या कहा था? इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मना किया था। मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं भाषा के आधार पर गठन को लेकर इन्होंने वैल्यू नहीं दी थी। भाषा के आधार पर जो गठन होगा उसको वैल्यू नहीं दी थी। प्रशासनिक के आधार पर गठन किया जाना चाहिए, इस चीज को इन्होंने वैल्यू दिया था, यानी वैल्यू दी थी कि प्रशासनिक आधार पर इनका गठन होना चाहिए। इसके बाद में एक आयोग आता है जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग का गठन जो होता है वो 1948 में होता है। यह रिपोर्ट भी अपनी 1948 में पेश करता है। इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं के एम पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने सिफारिश दी थी, यानी फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश दी थी? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। मतलब इन्होंने लैंग्वेज बेस पर राज्यों का गठन तो करवा दिया, लैंग्वेज बेस पर राज्यों का गठन करवा दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि वन स्टेट और वन लैंग्वेज।
इन्होंने इस चीज को साफ इनकार कर दिया कि वन स्टेट वन लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा यूपी का है तो जरूरी नहीं कि वो केवल हिंदी ही बोलेगा या फिर हिंदी ही उसकी भाषा होगी, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं होगी। हिंदी के अलावा वो और कोई भाषा नहीं सीख सकता, ना बोल सकता है, ना अप्लाई कर सकता, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इस चीज के लिए बेशक मना किया था, वन स्टेट वन लैंग्वेज के लिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 का, इसके द्वारा भारत में एक साथ 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक चीज, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग आता है या अधिनियम आता है, इससे पहले की हिस्ट्री क्या थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है, इसको एक बार नोट करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम ये कब आता है। पुनर्गठन अधिनियम ये आता है 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। लेकिन इसके पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी उसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या देता है कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करता है। भाषा के आधार पर क्या करता है, राज्यों का गठन करता है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देता है। लेकिन इससे पहले की जो हिस्ट्री थी वो ये थी, एक व्यक्ति हुए थे पेट्टू, पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू, ये एक व्यक्ति हुए थे पेट्टू श्री रामलू। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था, पेट्टू श्री रामलू ने क्या किया था, इन्होंने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले, या लिख सकते हैं सर्वप्रथम, आंध्रा की मांग की थी। किसकी मांग की थी, आंध्रा की, यानी आंध्र प्रदेश की मांग की थी, मांग की थी। तो आंध्रा की इन्होंने मांग की थी, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर की थी। और ये बात कब की है, 1952 यानी 1952 की है। और इसी मांग के चलते इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। इसी मांग के चलते इन्होंने क्या किया था, 56 दिन की भूख हड़ताल की, और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की मृत्यु हो जाने की वजह से, इन्हीं की यानी पेट्टू श्रीराम की मृत्यु हो जाने की वजह से आंध्रा स्टेट सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट माना जाता है। पहला स्टेट कौन सा माना जाता है, आंध्रा। आंध्रा जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट माना जाता है। इसके बाद में 1956 में संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन होता है, सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है और इनको कानूनी मान्यता दी जाती है और संवैधानिक मान्यता भी इनको मिलती है, जिसमें सातवां संविधान संशोधन सामने आता है। तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 का, इसको क्या है, एक तो कानूनी मान्यता भी मिलती है, कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता के साथ में इसे संवैधानिक मान्यता भी मिलती है, क्योंकि सातवें संविधान संशोधन के तहत ही क्या होता है, इसे संवैधानिक मान्यता मिलती है और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होता है। भाषाई आधार पर क्या होता है, राज्यों का गठन होता है। इसके बाद में जब ये सब चल गया, यानी ये सब जब हो गया, तो एक चीज और आए 1966 के टाइम पर। 1966 के टाइम पर एक चीज और हुई कि एक जो स्टेट था पेप्सू, कौन सा स्टेट था, पेप्सू, यानी पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन, ईस्ट पटियाला यूनियन।
तो ये जो स्टेट था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन, इसमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? विवाद हो जाता है। अब विवाद किस चीज को लेकर होता है? विवाद इस चीज को लेकर होता है कि इसमें जो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन है, इसमें आपको 4 राज्य देखने को मिलते हैं। आज के समय में देखा जाए तो इसमें 4 राज्य देखने को मिलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें 4 प्रकार के लोग भाषाओं का यूज करते थे, या फिर मतलब डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं इनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती थी, यानी जो वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती थी। जैसे कि एक तो राज्य था जिसमें हम हिंदी भाषा का प्रयोग करवा मतलब जो लोग करते थे, और कुछ जगह पर पंजाबी भाषा का प्रयोग करते थे, और कुछ जगह पर पर्वत एरिया था, पर्वत, और कुछ जगह पर क्या है, विवादित क्षेत्र था। विवादित क्षेत्र था, जैसे कि विवादित क्षेत्र कैसे? अब जब आप पेप्सू का आप मतलब वो देखेंगे कि पेप्सू में कौन कौन से राज्य आते थे, तब आप समझ जाएंगे। एक तो आता था हरियाणा, एक कौन सा आता था? हरियाणा। दूसरा आता था पंजाब, पंजाब। और तीसरा कौन सा आता था? तीसरा आता था हिमाचल प्रदेश। और जबकि चौथा आता था चंडीगढ़, जो कि क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जो कि क्या है मेरे प्यारे भाई? यूनियन टेरिटरी है। तो हरियाणा में मोस्टली लोग हिंदी बोला करते थे, तो इस चीज को लेकर विवाद था। पंजाब में पंजाबी बोला करते थे, तो पंजाबी लोग इस चीज का विवाद करते थे। हिमाचल प्रदेश में माउंटेन या पर्वत वगैरह ज्यादा मिलते थे, तो यहाँ पर रहने के लिए बाकी अन्य सुविधाओं में कमी होती, तो इस वजह से इसमें इस क्षेत्र में भी विवाद रहता था। और चंडीगढ़ जो कि यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, तो इसे केंद्र से ज्यादा सहायता मिल जाती थी, तो इस वजह से इसमें विवाद बना रहता था। तो इसके बाद में क्या हुआ? 1966 में एक आयोग का गठन होता है जिसे कहते हैं शाह अली आयोग। किस नाम से जानते हैं? शाह अली आयोग के नाम से जानते हैं। और यह शाह अली आयोग क्या करता है? इन चारों राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। इन चारों राज्यों को इनकी असमानताओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। जैसे जो लोग हिंदी बोलते थे उसको हरियाणा में रख देता है, जो लोग पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब में, इसके बाद में जो पर्वतीय इलाके से रहने वाले लोग थे उनको हिमाचल प्रदेश में रख दिया गया, और इसके बाद में जो लोग विवादित क्षेत्र में रहते थे उनको चंडीगढ़ में रखा गया था। मतलब चंडीगढ़ एक तरीके से विवादित क्षेत्र ही उस समय माना जाता था। अब हम बात करते हैं अन्य राज्यों का गठन। तो बात सबसे पहले आती है गुजरात की। तो गुजरात का गठन कब हुआ है? 1960 में। इसके बाद में नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इसकी स्थापना होती है 1972 में। सिक्किम की स्थापना 1975 में। इसके बाद में 35वां संविधान संशोधन होता है, उसमें सिक्किम को क्या बनाया जाता है? सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। कौन से संविधान संशोधन में? 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 में, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो संशोधन हुआ था, उसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है, इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। यानी 36वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 1987 में इसका गठन होता है। इस छत्तीसगढ़ का 10 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में, झारखंड का 1 नवंबर 2000 में इसका गठन होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 दो केंद्र शासित प्रदेश बनकर तैयार होते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर जो कि विधानसभा वाला है, और इसके बाद एक लद्दाख जो कि क्या है? विधानसभा वाला राज्य क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं भारत और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें दादर नागर हवेली एवं दमन दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश ही क्या कर दिया गया? बना दिया गया। कब बनाया गया? सन 2000 में बनाया गया। वर्तमान स्थिति क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में स्थिति अगर पूछी जाए भारतीय संविधान की वर्तमान स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आपको 28 राज्य देखने को मिलेंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अन्य कोई जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो से संबंधित जो भी मिलेगी वो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा।
फिलहाल में तो आपको बस इतना ही याद रखना है जितना भी मैंने बताया है। एक बार आप लोग डेट जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि 1960। 1960 में क्या बना था? 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना था। क्या चीज बना था? महाराष्ट्र और गुजरात बना था। इसके बाद में 1961 में दादरा एवं नगर हवेली बना था। इसके बाद में 1962 में दमन एवं दीव। 1962 के बाद में 1963 में 1963 में देखिए क्या बना था? 1963 में नागालैंड एंड पुदुचेरी। इसके बाद में 1975 में 1975 में सिक्किम राज्य बनता है। और इसके बाद में ये सारे राज्य जितने भी मैंने करा दिए हैं ये आपको याद करने होंगे। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।